गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है और इसकी अवधारणा और उसके बारे में डिटेल अध्ययन आज करने वाले हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को ही विश्वव्यापी कंपनियां या तो सार्वभौमिक उपक्रम, ग्लोबल एंटरप्राइज या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र में जो भी बहुत सारी अनेक कंपनियां हैं, निगम है और औद्योगिक संस्थान कार्यरत है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका उद्गम लगभग 35 वर्ष पूर्व हुआ है, तो देश के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हमारे देश में स्थापित हुई है, वो 1980-85 के समय स्थापित हुई है और 1991 के बाद इनकी मात्रा में तो ज़्यादातर वृद्धि हो चुकी है उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद। जब हमारे देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय उदारीकरण की नीति अपनाई गई, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया और उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्य हमारे देश में विस्तार पूर्वक विकसित हुआ। तो ये जो अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी की आवश्यकता हमेशा ज़्यादा रहती है और घरेलू पूंजी मतलब कि देश की पूंजी अपर्याप्त होने के कारण ही विदेशी पूंजी के लिए हमारे देश क्या होते हैं, प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का जो विदोहन होता है, मतलब कि उनका उचित उपयोग पूंजी पर ही निर्भर होता है, धन पर ही निर्भर होता है। और इसीलिए जो भी अल्प विकसित और विकासशील देश है, उनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश होता जा रहा है। हमारा देश विकासशील देशों की सूची में शामिल होता है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ये जो अवधारणा थी। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आशय देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है और इस राष्ट्र ने विश्व के कोने कोने में अपनी कंपनियों की शाखाएं खोल रखी है, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोका कोला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इस प्रकार अन्य राष्ट्रों की कंपनियों ने भी विश्व में अपना व्यवसाय खोल रखा है, जैसे कि स्विट्जरलैंड की नेस्ले है, ब्रिटेन की रॉयल डच सेल ग्रुप है और भी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेप्सी है, लेहर है, पेय पदार्थ है, कोलगेट पामोलिव, फोर हैंड्स, लक्स, लाइफ बॉय, लिप्टन चाय, जॉनसन एंड जॉनसन, डनलप, ये सभी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। और विश्व में अनेक राष्ट्र के उद्योगपतियों ने अपनी शाखाएं विदेशों में खोल रखी है और विश्व स्तर पर व्यापार कर रही है। तो इस प्रकार से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात विश्व के अनेक राष्ट्रों में जो भी शाखाएं खोली जाएगी उसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान्य आशय देख लो। बहुराष्ट्रीय कंपनी, 3 शब्द इसमें है, एक तो बहु, दूसरा है राष्ट्रीय और तीसरा है कंपनी। बहु मतलब कि अनेक अर्थात एक से अधिक, राष्ट्रीय का मतलब कि राष्ट्र स्तर पर या देश के स्तर पर, और कंपनी का आशय जो है व्यापार करना। तो इस प्रकार एक से अधिक राष्ट्र स्तर पर व्यापार करने वाली कंपनियों को ही हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और ऐसी कंपनियां जिनका उत्पादन एक राष्ट्र में और उनकी सेवाएं और बाजार अन्य विभिन्न राष्ट्रों में है, तो उन्हीं को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। और अर्थात इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जन्म एक राष्ट्र में होता है और इनका जीवन, इनकी शाखाएं जो है वो विभिन्न राष्ट्रों में फैली रहती है। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी का आशय हो गया। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टोटल 12 विशेषताएं हैं। एक तो है पहली विशेषता, इनका क्षेत्र कैसा है, व्यापक है, क्योंकि यह जो कंपनियां अनेक देशों में व्यापार करती है। दूसरा है वित्तीय साधन विशाल, अर्थात इनके पास क्या होता है, पूंजी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसी कारण से इन कंपनियों के वित्तीय साधन विशाल होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं। तीसरे नंबर की विशेषता है पूंजी एवं श्रम पर नियंत्रण। विश्व की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही समर्थ है, क्योंकि पूंजी और श्रम पर इनका पूर्ण नियंत्रण है। अर्थात जितनी पूंजी आवश्यक है वो यहाँ इनके द्वारा कहीं से भी जुटाई जाती है, और श्रम मतलब कि जहाँ से भी इनको लेबर चाहिए होते हैं तो वो मंगाते हैं और तुरंत उनके द्वारा कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार से पूंजी एवं श्रम दोनों पर इनका नियंत्रण रहता है। चौथे नंबर की विशेषता है उत्पादन पर जोर देना। तो इन कंपनियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य किया जाता है। 5वें नंबर की विशेषता है श्रम बाजार में परिवर्तन। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने श्रम बाजार में भी अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। अर्थात
श्रमिक जहाँ पे भी उपलब्ध है वहाँ से उनको मंगाकर जहाँ पे श्रमिकों की कमी है वहाँ पे उनको पहुँचाया जाता है, वहाँ पे उनको कार्य दिया जाता है, रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और इसी कारण से श्रम बाजार में भी परिवर्तन होता है। ये जो 6वें नंबर की विशेषता है नवीन अवधारणा, तो यह एक नवीन अवधारणा है और इसका प्रादुर्भाव पिछले 35 वर्षों से ही हुआ है। 1980 से 85 के समय इस कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर उत्कृष्ट उत्पादन की उत्कृष्टता पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पर ज़्यादा, गुणवत्ता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो भी उत्पादन कार्य होगा वह उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उत्पादन होगा। और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, तो इनके द्वारा जो भी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है वह आधुनिक रहती है, अत्याधुनिक तकनीकी का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर की विशेषता है कुशल प्रबंध व्यवस्था, तो इनकी व्यवस्था कुशल प्रबंधन की व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात जहाँ से भी कुशलता दिखेगी वो उनको तुरंत उसको ले लेंगे और उनके द्वारा कार्य संपन्न करवाएंगे। तो इस प्रकार से कुशल प्रबंध व्यवस्था भी इसकी विशेषता है। 10वें नंबर की विशेषता है विज्ञापन एवं विक्रय कला पर ध्यान देना, तो विज्ञापन और विक्रय कला पर भी विशेष जोर दिया जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं का विज्ञापन अधिक आकर्षक ढंग से करते हुए ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार से 10वीं विशेषता है। 11वीं विशेषता है कि इन कार्यालय के बारे में, तो इनके कार्यालय प्राय विकसित राष्ट्रों में ही है। तो हमारे देश में भी जो कंपनियां आई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ज़्यादातर कंपनियां, या स्विट्जरलैंड की है, ब्रिटेन की है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विकसित देश है उन्हीं के ही द्वारा ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित की जाती है अलग अलग देशों में। तो इस प्रकार से इनके कार्यालय विकसित राष्ट्रों में ही होते हैं। और 12वें नंबर की विशेषता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शक्तिशाली होना, तो ये जो पूंजी और आकार, इनकी विशेषता, इन पूंजी की भी विशालता है और आकार की भी विशालता है और इसी कारण से इनका क्षेत्र भी कैसा है, व्यापक है और उसी कारण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह शक्तिशाली है और इसी कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के सभी राष्ट्र में आज कार्यरत है। रूस के समान जो भी साम्यवादी देश है वहां तक भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो चुका है और इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यापकता एक प्रकार का सशक्त प्रमाण है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषता हो गई। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ या तो महत्व पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो लाभ है या महत्व है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण वहाँ विदेशी पूंजी की आवश्यकता का होना, ये सबसे पहला कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का। और इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के गुण और दोष, ये विदेशी पूंजी के ही गुण दोष आपको दिखेंगे। तो एक प्रकार के अभी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ या तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के महत्व का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो पहला महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का मतलब होता है उचित उपयोग होना। जो भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित उपयोग ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि विदेशी पूंजी प्राप्त होने के कारण जो भी हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन थे जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो उनका भी अधिकतम प्रयोग अर्थात उचित प्रयोग होता है। तो ये पहला लाभ है, पहला महत्व है। सेकंड है नवीनतम तकनीकी का उपयोग। तो आधुनिक एवं नवीन तकनीकी का ज्ञान हमें होता है क्योंकि अलग अलग देशों की जो भी तकनीकी है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है उसी का ही प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल में उत्पादन करने के लिए किया जाता है और इसी कारण से इनका उपयोग हम अन्य उद्योगों में करते हैं और गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हम तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेकंड नंबर का लाभ है क्योंकि वस्तु के उत्पादन में हम नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है अनुसंधान को प्रोत्साहन। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या होता है, शोध एवं अनुसंधान के कार्य को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात शोध करना, जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए शोध करना और ऐसे उपाय खोजना ताकि वस्तु गुणवत्ता भी अच्छी रहे और उसको अधिकतम जगह पे उसकी मांग भी विकसित हो जाए। तो इस प्रकार से उसी कार्य के लिए शोध एवं अनुसंधान का कार्य किया जाता है। फिर है राष्ट्रों को लाभ होता है। जो भी अल्प विकसित राष्ट्र है उनमें जो भी पूंजियों की निवेश की कमी है उनको पूर्ण करने के लिए ये कंपनियां मदद करती है। वितरण का कार्य, 5वें नंबर की विशेष लाभ। तो वस्तु के वितरण एवं व्यापार के ढांचे में भी वैज्ञानिक परिवर्तन होता है, अर्थात जहाँ पे भी वस्तु की आवश्यकता है
वहाँ तक वस्तु ये ठीक ढंग से पहुँचाना है, और जहाँ पे वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है तो भी भविष्य में वो आवश्यकता का निर्माण करना, यह कार्य भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है। और उसी को ही हम वितरण और व्यापार के ढांचे में वैज्ञानिक परिवर्तन करना करके कहते हैं। फिर 6वें नंबर का लाभ है साहसियों के लिए। तो साहसी जो है, उद्यमी जो है, अर्थात भविष्य में उद्योग शुरू करने वाले व्यक्तियों को हम साहसी या तो उद्यमी कहेंगे। तो उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो ये 6वें नंबर का लाभ है साहसियों को लाभ, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से उनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है। फिर अगला लाभ है राजस्व की प्राप्ति। तो भारी मात्रा में कर का भुगतान करने पर सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स आदि भी इनके इस कंपनियों के द्वारा अधिक मात्रा में सरकार को मिलता है। तो इस प्रकार से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय एवं प्रसार से उत्पादन एवं निवेश का भी क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है। और यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्व ही है कि 30-35 वर्षों के अल्पकाल में इनका इतना व्यापक प्रसार हुआ है। और आज विश्व में 33,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत है। आज से 10 वर्ष पूर्व इनकी संख्या मात्र 10,000 थी, परंतु वर्तमान में 33,000 से भी ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपको अस्तित्व में दिखेगी। और विश्व में सबसे अधिक इनकी जो संख्या है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और हर एक क्षेत्र में जहाँ पे भी कुछ कमी थी उनको दूर करने का प्रयास और क्वालिटी सर्वोत्तम रखने का प्रयास इन्होंने किया है। फिर अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोषों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये जो इनके दोष या तो अवगुण, इनको भी हम नकारा नहीं सकते, क्योंकि इनके अवगुण या तो दोषों के कारण ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना की जाती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण 1991 की जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है उसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हमारे देश में सरलता से एवं सुगमता से हुआ है। लेकिन शासन इस संबंध में सतर्क है। आप क्योंकि जानते हो, इतिहास में पढ़े हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसके जो क्रियाकलाप थे उसको भारत विस्मृत नहीं कर सकता। भारत को ये याद है, क्योंकि इसी कंपनी के प्रवेश के कारण ही हमारा देश गुलामी की अवस्था में आ चुका था। और इसी कारण से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो भी कार्य है उन कार्यों के प्रति हमें सतर्क रहना है और इनके कार्यों पर हमें कठोर नियंत्रण भी रखना आवश्यक है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो दोष है उनका भी हमें अनदेखा नहीं करना है। तो सबसे पहला दोष है प्राकृतिक संपदा का अपने हित में अनुचित व मनमाने ढंग से दोहन किया जाता है। तो जो भी अलग अलग विदेशी कंपनियां यहाँ पे हमारे देश में आएगी तो वह अपने हित के लिए अनुचित ढंग से प्रयोग करेंगे किसी भी प्राकृतिक संसाधन का। ये पहला दोष है। सेकंड है, राष्ट्र के सामने विदेशी मुद्रा की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जो भी हमारे देश में मुद्रा का अवमूल्यन जो हो रहा है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के अस्तित्व के कारण ही हो रहा है। तीसरे नंबर का दोष है, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। आर्थिक असमानता अर्थात यहाँ पे पूंजीपति वर्ग एक तरफ रहेगा और श्रमिक वर्ग या तो गरीब वर्ग दूसरी तरफ जाएगा, और इसी कारण से आर्थिक असमानता होगी और सामाजिक असमानता भी उत्पन्न होगी। अमीर गरीबी के भी स्तर यहाँ पे उत्पन्न होंगे। फिर चौथे नंबर का दोष है, बहुत शीघ्र एकाधिकार की स्थिति में भी हम आ सकते हैं। जो भी देश सर्वश्रेष्ठ वस्तु का उत्पादन कर रहा है और कीमत भी अगर वस्तु की कम रख रहा है तो हम लोग वही वस्तु खरीदेंगे, और इसी कारण से स्वदेश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको हम अनदेखा करेंगे, उसको हम खरीदने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि विदेशी वस्तु हमें सस्ती और क्वालिटी में अच्छी वस्तु प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति अगर निर्माण होती है तो उसी को ही एकाधिकार की स्थिति करके कह सकते हैं। अर्थात हम अपने देश को प्रोत्साहन नहीं देके दूसरे देश की वस्तुओं को खरीद रहे हैं और उन्हीं को ही ज्यादा लाभ दिला रहे हैं। तो इस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति निर्माण हो सकती है। और पांचवें नंबर का दोष है, अपार धन शक्ति के कारण जननेता एवं बुद्धिजीवियों को भी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो प्रभावित करती है, क्योंकि वह अपने देश में अगर आपको कम सैलरी मिलती है तो विदेशों में जाकर आप लोग काम करना शुरू करते हो, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के अस्तित्व में आने से ही करते हो। और इसी कारण से अपने देश के प्रति देश प्रेम रहने के बजाय आप पैसे के लिए दूसरी जगह पे जाकर अपनी कुशलता अपनी योग्यता को वहाँ पे बेच कर दे रखते हो। तो ये पांचवें नंबर का दोष है कि अपार धन शक्ति के कारण जो भी जननेता है और बुद्धिजीवी है यह भी उधर विदेशों में कार्य करने के लिए प्रभावित हो जाते हैं। फिर छठवें नंबर का दोष है,
गैर प्राथमिकता वाले उपभोक्ता की वस्तुओं पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे राष्ट्र की हानि होती है। तो जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उनको भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा सस्ते रूप में उपलब्ध करवाया जाता है और इसी कारण से उपभोक्ता उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर उनके उपभोग करता है। फिर 7वें नंबर का दोष है मूल्य का निर्धारण कंपनी के कार्यालय से होता है, और जो कभी कभी अन्य राष्ट्रों के अनुकूल नहीं होता है, फिर भी उनकी नीतियों को हमें अपनाना पड़ता है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां घातक है, क्योंकि कुटीर उद्योग लघु उद्योगों में जो भी वस्तुएं निर्माण होती है तो उनकी जो भी क्वालिटी है उससे इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और इसी कारण से कुटीर उद्योग लघु उद्योगों की वस्तुओं की मांग बिल्कुल जीरो के बराबर रहेगी, और इसी कारण से उनके उद्योग बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो 7 में 90 नंबर का दोष है कारीगर एवं शिल्पी भी बेरोजगार होते हैं, क्योंकि कारीगर शिल्पी अपने पुराने जो भी पद्धतियां है उसी के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या होता है, नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाता है और वस्तु निर्माण की जाती है, और इसी कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा निर्मित वस्तु दिखने में आकर्षक और कीमत में भी कम दिखती है। परंतु जो कारीगर एवं शिल्पी जो भी हस्तकला के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उनकी वस्तुएं उनका मूल्य भी कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, और उन बहुराष्ट्रीय कंपनी की तुलना में गुणवत्ता भी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, और इसी कारण से कारीगर एवं शिल्पी बेरोजगार होने की कगार पे आ जाते हैं। और साथ में अगर एकाधिकार निर्माण हो जाता है तो देश की राजनीति में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमें हस्तक्षेप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये दोष है, 10 प्रकार के दोष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण निर्माण हो सकते हैं। अभी हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है उसका भी अध्ययन करना है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रतिवेदन मतलब कि रिपोर्ट को जो आई है उसके अनुसार भारत में 250 करोड़ डॉलर के निवेश तथा 4000 से अधिक सहयोग समझौते के साथ 800 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत है हमारे देश में, और प्रमुख रूप से विभिन्न उद्योगों में इनका प्रमुख स्थान है। औषधि उद्योग में तो इनका एकाधिकार है, क्योंकि विभिन्न फार्मूलों पर इनका एक सत्वाधिकार है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, और आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो रहा है, जैसे कि विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो गया, कोका कोला, पेप्सी, लहर इस प्रकार के पेय पदार्थ हो गए, कोलगेट, फॉरहेंस टूथ पाउडर, लक्स, रेक्सोना, लाइफबॉय, सनलाइट साबुन, लिप्टन, रेड लेबल चाय, ये सभी क्या है दैनिक उपयोग की वस्तु, इनका भी उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही हो रहा है। और फिर इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वेयर ऑफ वेस्ट जर्मनी है, फिलिप्स है, बाटा, कोलगेट, जीईसी, ब्रिटानिया, ये जो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये हमारे देश में अभी अपना कार्य कर रही है, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ही उदाहरण है। जब भारत में अंग्रेजी सत्ता का समापन हुआ, भारत की स्थिति उस मकान के समान थी जिसमें किराएदार रहते हैं और अपना सामान लेकर मकान खाली कर देते हैं, और इसलिए भारत ने अपने नवोदय काल में अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की बाध्यता एवं विवशता को स्वीकार किया। भारत में पुनः उसी स्थिति का निर्माण हो गया और 1991 से आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विविध क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। यह बात सैकड़ों बार कही और हजारों बार दोहराई जा चुकी है कि राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान को हमें सर्वोपरि स्थान प्रदान किया जाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में यह सदैव स्मरण रखना होगा, और हमें राष्ट्रहित और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर विशेष ध्यान देते हुए ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में आमंत्रित करना पड़ेगा। फिर भी हमें राष्ट्रहित पर ध्यान देना है, और इसीलिए ही हमारे मोदी जी का कथन है कि लोकल को क्या करना है, वोकल करना है, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं को ही ऐसी वस्तु बनाओ ताकि उसकी मांग हमारे देश में ही रहे और विदेशों में भी वह वस्तु अपना एक योग्य स्थान प्राप्त करे और अपनी मांग बनाए। तो इसी प्रकार से अगर हम भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो वस्तुएं हैं हमारे देश में अभी सभी जगह पे हम इसी का ही उपयोग करते हुए देख रहे हैं, परंतु जो भी कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, कारीगर है, शिल्पी के द्वारा बनाई गई वस्तुएं, अगर इनका हम ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हीं को ही बनाने के लिए अगर नवीनतम आधुनिकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो यह भी क्या हो सकता है, लोकल को वोकल बनाने में हमारा प्रयास हो सकता है और हम राष्ट्रहित, राष्ट्रीय स्वाभिमान, इसको हम सर्वोपरि स्थान दे सकते हैं।